ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा चल रहा था, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आया था, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलियराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे। तो हम इसमें इंडिया का जो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी था उसके बारे में हमें पढ़ना है, और वी हैव टू बी फेमिलियर विथ आवर द बेसिक फीचर ऑफ आवर इकोनॉमी। बेसिक फीचर मतलब इंडिया एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ इंडिकेटर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे उस समय क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या क्या चेंज आए थे। हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कि हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर में क्या हुआ हमारा, मतलब 1950 से पहले क्या था, 1950 के बाद हमने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, और तीसरा चीज़ कि लेटर ऑन विच स्ट्रैटेजी वी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर पीपल और आवर इकोनॉमी। Even that also we are going to study in this chapter. So let us now first look at the state of Indian economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. कि आज़ादी से पहले हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था और हमने जब आज़ाद हुए तो हम क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट किए उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ये है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ए करेंट मेकिंग। जो आज हमारे पास हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा अंडर डेवलपमेंट है या जो भी है, वो सिर्फ आज की वजह से नहीं है, बल्कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इवन दैट्स इम्पैक्ट कुड ऑल्सो बी सीन ऑन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। British rule India lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to bring a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base. देखो एक इम्पॉर्टेंट बताया हुआ यहाँ पे ये लाइन कि इंडिया में जो ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो किया था, उस पॉलिसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंडिया को एक सप्लायर बनाना था रॉ मटेरियल का, जिससे कि जो ब्रिटिश में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए थे उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए थे। इन इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए, इन इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी और वो रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई हो सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी कि मेक इंडिया एज ए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट ब्रिटिश इंडस्ट्री कुड सर्वाइव इन देयर ओन कंट्री। ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर an assessment of a kind and level of development which India economy had been able to attain over this 6 decade। ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में थे तो उन्होंने कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप किए थे और ये इकोनॉमिक पॉलिसी से इंडिया का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ना कि उस समय बल्कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था उनका मैंने बताया था। अगर एक नंबर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। सो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कन्वर्ट इंडिया एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैड बीन डन इन इंग्लैंड and those industries in England could sustain or survive only if continuous supply of raw material is there from India. So they wanted to convert India into a supplier of raw material and importer of finished good. यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था या इंडियन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव मतलब होता है आज़ादी से ठीक पहले। सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला फीचर क्या है, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंडिया का इकोनॉमी का एक फीचर कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश जब इंडिया में थे उस समय इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे, और क्यों लो था ये भी हम देखेंगे। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल।
देखो इंडिया में ब्रिटिश आने से पहले इंडियन इकोनॉमी जो था वो बहुत ही बेटर था। इंडिया हैड ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से सामान बनाते थे, दूसरे देशों में बेचते थे, और इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता था। पैसा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड मिलता था हमें, और इस तरह से हम इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे जो कि सामान बनाते थे, और ये सामान दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होते थे, और इससे हमें बाहर से सोना मिलता था। इसलिए इंडिया में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता था ब्रिटिश आने से पहले। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी वाज developed, or we used to export handicraft goods in other country, and thereby we used to earn huge amount of gold. Though agriculture was the main source of livelihood for the most people, yet the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activity. देखो, नो डाउट इंडिया का जो मेन ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो था इंडिया के लोगों का, इंडिया के लोग जो हैं मेनली डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, और मोर देन 75% ऑफ पीपल इन इंडिया वर engaged in agriculture either directly or indirectly. So that is the reason why we can say that earlier, at the eve of independence, the main India was an agricultural country, और एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इसके साथ साथ भी हमारे यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे। इंडिया वाज पार्टिकुलरली वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क एक्सेट्रा। देखो इंडिया क्या क्या चीज़ बनाता था। एक तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, कॉटन बनाया जाता था, कॉटन कपड़े एक्सपोर्ट करते थे, सिल्क टेक्सटाइल बनाते थे, जो आज भी कश्मीर वगैरह, मैसूर वगैरह में सिल्क बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, मेटल बनाए जाते थे, प्रेशियस स्टोन, ये सब चीज़ हम बनाते थे। दीज प्रोडक्ट्स इंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट। देखो क्या मतलब वर्ल्ड वाइड मार्केट, मतलब कि ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड बेचा जाता था, और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता था। बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल used and the high standard of craftsmanship seen in all import from India। जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता था या दूसरे कंट्री में इंपोर्ट होता था, वो एक तरह से अच्छे स्टैंडर्ड के होते थे, और दूसरी बात उसके अंदर हाई क्राफ्टमैनशिप होता था, कारीगरी अच्छा होता था। इतने अच्छे कारीगर इंडिया में थे उस समय, क्राफ्ट पर्सन थे जो कि अच्छी क्वालिटी के और विथ फुल ऑफ क्राफ्टमैनशिप से बनाते थे सामान, और इसकी डिमांड भी थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारा इकोनॉमी जो था बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं, बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, बहुत बेटर था। क्यों बेटर था? क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे इंडिया के अच्छे क्वालिटी के सामान बना के दूसरे कंट्री में, और इससे हमें हेल्प मिलता था। द इकोनॉमिक पॉलिसी, अब देखो तो ये हमने बताया पहले कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने जो बताया कि हमारा जो इंडस्ट्री, हालांकि इंडिया का जो बैकबोन था एग्रीकल्चर था, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद मेटल थे, प्रेशियस स्टोन थे, और इन सारी चीज़ों का बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा मार्केट था, तो हम इसको बनाते थे और बेचते थे। इससे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने एक अलग पॉलिसी अडॉप्ट किया, और वो पॉलिसी जो था इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं था, इंडिया के बेटरमेंट के लिए नहीं था। क्या पॉलिसी था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया और क्यों किया? देखो, द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो किया ना, उस इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने अपने इकोनॉमी को बेटर करना, ब्रिटिश अपने इकोनॉमी को बेटर करना, जो ब्रिटेन का इकोनॉमी था उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, और उस पॉलिसी उस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने इंडिया में पॉलिसी बनाया। सच पॉलिसी ब्रॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उन पॉलिसी की वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पूरा बदल गया, चेंज हो गया। कैसा चेंज हो गया? ट्रांसफरिंग कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम मेटल। देखो उस पॉलिसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारा बदलाव लेके आए। कैसा बदलाव? उन्होंने क्या किया कि इंडिया को कन्वर्ट कर दिया
एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। पहले हम क्या थे, बाहर से सामान, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड, अब हम क्या एक्सपोर्ट करने लगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे। और जो ब्रिटेन में सामान, उसी रॉ मटेरियल से ब्रिटेन में जो सामान बनता था उस सामान को इंडिया में इंपोर्ट करते थे, और इस तरह से इंडिया गॉट कन्वर्टेड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन। सो दिस is the impact of British economic policy. This is the main objective of India's British policy in India, that their main objective was to convert India into a importer of finished good from Britain and exporter of raw material from India to Britain or any other country. ठीक है, पहले मैं इतना करा लूँ, उसको पूछूंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अभी जो कराया वो सारा कुछ पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। तो ये मैंने अभी बता दिया। मैंने सबसे पहला पैराग्राफ में ये बताया कि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर था। मैंने ये भी बताया आपको कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था बहुत डेवलप था, हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे और बहुत पैसा अर्न करते थे उससे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट थे वो हाई स्टैंडर्ड के होते थे, अच्छे क्राफ्टमैनशिप थे, और इस तरह से इंडिया यूज टू प्रोड्यूस high quality goods and that was exported to different part of the world. So India had a better foreign trade. पर ब्रिटिश आने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। किस तरह का चेंज हो गया? ब्रिटिश ने ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी अडोप्ट की है जिससे कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया का इंडस्ट्री बर्बाद हो गया और इंडिया जो है एक्सपोर्टर हो गया। किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर हो गया फिनिश गुड का, जो कि ब्रिटेन यही इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे उन लोग अपने यहाँ, जैसे कॉटन यहाँ से लेके गए और वहाँ से कपड़ा बना के इंडिया में बेच देते थे, और इस तरह से वो लोग बहुत पैसा अर्न करते थे। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव लेके आया उन्होंने। ठीक है, ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम मतलब होता है कि इंडिया का, हमने पढ़ा है इंडिया का इनकम क्या होता है। उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया कि इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें। अगर करेंगे तो क्या होगा, इससे उनको लोगों को पता चलेगा। मान लो उन्होंने एस्टिमेट किया और पब्लिश किया तो लोगों को पता चलेगा कि हमारा इनकम तो बढ़ ही नहीं रहा है, और इससे लोगों का जो ब्रिटिश के खिलाफ लोग और ज़्यादा हो जाएंगे कि ब्रिटिश होने के बाद भी हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है। देखो, अटेम्प्ट टू नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। सम इंडिविजुअल, कुछ लोगों ने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश करी, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजे, ये भी इंडियन थे, विलियम डिगबाई, फिंडले सिरास और VKR राव। ये आता है क्वेश्चन कि नेम सम ऑफ द इंडियंस हु ट्राई टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये चारों नाम आपको याद करना पड़ेगा। RC देसाई भी हैं उनके अंदर। इट वॉज राव हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। हाउएवर, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with the meager 0.5% growth of per capita income। देखो, हमारा जो ग्रोथ था आउटपुट का वो सिर्फ 2% था, ये बहुत ही कम है, और पर कैपिटा इनकम तो ओनली 0.5% ग्रोथ रेट में था, 0.5% के रेट से ग्रो हो रहा था। दैट वाज ऑल्सो वेरी मीगर, बहुत थोड़ा था। तो हम इस पॉइंट से हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम वो भी लो था, और नेशनल इनकम दैट वाज ऑल्सो लो। इंडिया का प्रोडक्शन भी कम था, आउटपुट प्रोडक्शन भी 2% के रेट से ग्रो हो रहा था, दैट वाज वेरी लेस। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ट्राई नहीं किया एस्टिमेट करने के लिए इंडिया का नेशनल इनकम, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत इंडियन ने कोशिश करी थी, जिसमें कि ये 4-5 नाम हैं, दादा भाई नौरोजे, विलियम डिगबाई, फिंडले सिरास, VKR राव और RC देसाई। और इन लोगों के एस्टिमेट से हमें ये पता चला था कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है या हमारा नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्लो रेट में ग्रो हो रहा है, and it is mainly because of the British policy that they adopted in India। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये पॉइंट पूछूंगा कि what was the main objective of British economic policy in India? What did British want to achieve through
द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट दे अडोप्टेड इन इंडिया। हर्ष बोलना एक बार।